बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुख भरी कहानी सुनाऊंगी जिसकी सास ने उसके शोहर के मरने के बाद उस पर बहुत जुल्म किया। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम माफिया था। माफिया अपने भाई भाभी के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। माफिया का भाई जमशेद और भाभी गुलशन बहुत अच्छे थे। माफिया का भाई और भाभी दोनों माफिया से बहुत प्यार करते थे। माफिया को अपनी कभी बहन की कमी महसूस ना हुई थी क्योंकि माफिया और उसकी भाभी गुलशन सगी बहनों की तरह रहती थी। माफिया एक फैक्ट्री में जॉब करती थी और उसका भाई उस फैक्ट्री का मैनेजर था। माफिया जो कमाती वो सब घर पर ही खर्च कर देती थी। उसकी भाभी गुलशन उसको कहती कि माफिया तुम घर पर खर्च ना किया करो, अपने लिए कोई ना कोई चीज़ ले लिया करो, घर का गुजारा तो चल जाता है। तो माफिया बोलती भाभी कोई बात नहीं, भाई ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आप मुझसे सगी बहनों से भी ज़्यादा प्यार करती हैं तो मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती। तो माफिया की भाभी कहती माफिया ऐसी बात नहीं, दरअसल तुम तो जानती हो कि तुम्हारे भाई की तनख्वाह में बस घर का किराया और घर का राशन बड़ी मुश्किल से चलता है। मैं नहीं चाहती कि जब तुम्हारी शादी हो तुम खाली हाथ इस घर से जाओ। तो माफिया बोली हाँ भाभी, ये तो ठीक कहा आपने। तो गुलशन बोली यही तो मेरी प्यारी बहन इसलिए कह रही थी अपने लिए कोई ना कोई चीज़ ले आया करो। तो माफिया बोली अच्छा जी ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर। माफिया की भाभी रोज़ सुबह अपने शोहर जमशेद और माफिया को नाश्ता बनाकर देती थी और फिर माफिया और उसका भाई दोनों फैक्ट्री चले जाते थे। जिस फैक्ट्री में माफिया और उसका भाई जमशेद काम करते थे वहाँ पर एक नुमान नाम का लड़का भी काम करता था। वो माफिया को बहुत पसंद करता था और माफिया भी दिल ही दिल में उससे प्यार करती थी। जब नुमान ने माफिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करना था तो पहले उसने माफिया के भाई जमशेद के साथ बात की थी। जमशेद नुमान को जानता था और उसकी आदत से खूब वाकिफ़ था। नुमान एक मेहनती और ईमानदार लड़का था और उसकी आदत भी बहुत अच्छी थी। इसलिए जमशेद ने नुमान की बात सुनकर पहले घर जाकर अपनी बहन माफिया से बात की कि वो क्या चाहती है। जब जमशेद ने अपनी बहन माफिया से पूछा तो उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और माफिया कहने लगी कि भाई अगर आपको इस रिश्ते से एतराज़ है तो मैं आपकी खुशी में राज़ी हूँ। तो जमशेद ने अपनी बीवी गुलशन को इशारा किया और बोला मैं राज़ी तो नहीं लेकिन अब कर भी क्या सकता हूँ, मुझे तो तुमको बस जल्दी से इस घर से निकालना है। माफिया रोने लगी तो उसका भाई हंसने लगा। माफिया की भाभी कहने लगी देखा वो रोने लगी है, आप क्यों नहीं बाज आते उसका मजाक उड़ाने से। जब माफिया ने अपने भाई को हंसते देखा तो वो अपने भाई को मारने लगी थी। फिर जमशेद ने अपनी बहन को पूछा मैं जानता हूँ कि तुम भी नुमान को पसंद करती हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश हूँ। अगले दिन जमशेद ने नुमान को कहा ठीक है, मुझे मेरी बहन के लिए तुम पसंद हो। फिर नुमान ने माफिया से बात की तो माफिया बोली भाई मुझसे बात कर चुके हैं और वो हमारी शादी के लिए राज़ी हैं। तो नुमान बोला ठीक है, आज मैं घर में ज़रूर बात करूँगा। नुमान जब अपने घर गया और अपनी अम्मी को कहने लगा अम्मी मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो नुमान की अम्मी बोली लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए लड़की देख ली है। तो नुमान बोला अम्मी आप उसकी शादी फरहान से कर दें, फरहान नुमान का छोटा भाई था। तो नुमान की अम्मी बोली नहीं, मैंने तुम्हारी बात उधर की है। तो नुमान बोला अम्मी अगर मेरी शादी माफिया से ना हुई तो नुमान की अम्मी बोली तो फिर क्या, बोल अब अपनी माँ से ज़ुबान लड़ाएगा, बोल। तो नुमान बोला अम्मी मैं फिर भी माफिया से ही शादी करूँगा। 2 दिन बाद फिर नुमान ने अपनी अम्मी से पूछा तो नुमान की अम्मी ना मानी। नुमान कहने लगा अम्मी अगर आप मेरी शादी माफिया से नहीं करेंगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। नुमान की अम्मी ने सोचा ठीक है, जो लड़की मैंने नुमान के लिए देखी है मैं उसकी शादी फरहान से ही कर देती हूँ, मेरे तो 2 बेटे हैं। फिर नुमान की अम्मी बोली अच्छा ठीक है, कर ले तू अपनी मर्ज़ी से शादी, लेकिन तू कभी खुश नहीं रहेगा। तो नुमान खुश हो गया।
फिर नुमान की शादी माफिया से और फरहान की शादी अरीबा से हो गई थी। दोनों भाइयों की इकट्ठी शादी हुई थी। 1 साल बाद माफिया के घर बेटी हुई थी। माफिया और उसका शोहर नुमान बहुत खुश थे, लेकिन नुमान के भाई फरहान के घर कुछ ना हुआ था। नुमान की अम्मी सारे घर का काम माफिया से करवाती थी और फरहान की बीवी अरीबा से कोई काम ना करवाती थी। अरीबा आराम करती और वो अपनी सास से बहुत बदतमीज़ी भी करती थी, और अरीबा की सास अरीबा की बदतमीज़ियाँ इसलिए बर्दाश्त करती थी क्योंकि वो अरीबा को अपनी मर्ज़ी से अपने घर में लेकर आई थी। माफिया की सास माफिया और उसकी बेटी को अच्छा ना समझती थी और ना ही वो अपनी पोती को उठाती थी। माफिया की बेटी अब साल की हो गई थी। एक दिन अरीबा की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। वो डॉक्टर से होकर जब घर आई तो वो सीधा अपने कमरे में चली गई और आराम करने लगी थी। अचानक उसकी सास उसके कमरे में आ गई। अरीबा ने जब अपनी सास को अपने कमरे में देखा तो वो बोली, आपको कितनी मर्तबा कहा है दरवाज़ा खटखटा कर आया करें। तो अरीबा की सास बोली, अच्छा ठीक है। तो अरीबा बोली, जी किस लिए आई हैं आप, क्या कोई काम था? तो अरीबा की सास बोली, अरे नहीं, काम करने के लिए माफिया है ना, वो मैं तो पूछने आई थी कि तुम डॉक्टर के पास गई थी। तो अरीबा बोली, जी। तो अरीबा की सास बोली, मैं पूछ रही थी कि डॉक्टर ने क्या कहा है। तो अरीबा बोली, कुछ नहीं, रिपोर्ट्स ठीक हैं, बस अल्लाह की तरफ से देर है, और वैसे भी आपको बच्चों की इतनी जल्दी थी तो मुझसे शादी ना करती। तो अरीबा की सास बोली, नहीं कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। और फिर अरीबा की सास ने अपने बेटे फरहान की तरफ गुस्से से देखा और चली गई। उसी रात नुमान अपनी बेटी की तरफ देख रहा था। तो माफिया बोली, नुमान क्या देख रहे हैं अपनी बेटी की तरफ? तो नुमान बोला, माफिया मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। तो माफिया हंसने लगी और कहने लगी, अभी तो काफ़ी देर पड़ी है। तो नुमान बोला, माफिया मैं दिन रात मेहनत करूँगा और अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊँगा। बोलो माफिया, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तो माफिया बोली, नुमान मैं तो हमेशा से आपके साथ हूँ। फिर नुमान अपने कमरे से बाहर निकला तो उसका भाई बाहर बैठा था। नुमान बोला, फरहान कैसे हो? तो फरहान बोला, जी ठीक भाई। तो नुमान बोला, फरहान मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो फरहान बोला, जी भाई करें बात। तो नुमान बोला, ये दूध मैं तुम्हारी भाभी को देकर आता हूँ। तो फरहान बोला, ठीक है। नुमान माफिया को दूध देने चला गया तो साथ ही फरहान की बीवी तैयार होकर बाहर आ गई और बोली, फरहान उठे जल्दी से। तो फरहान बोला, क्यों, कहाँ जाना है? तो फरहान की बीवी अरीबा बोली, आपको बताया तो था कि अब्बू ने मुझे घर लेकर देना है, वही देखने जाना है। इतने में फरहान की अम्मी भी आ गई और बोली, कहाँ जा रहे हो? तो अरीबा बोली, मैं हर दफ़ा आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। ये कहकर अरीबा बाहर चली गई और फरहान की अम्मी उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी। तो फरहान बोला, अम्मी ये आप ही का इंतखाब है ना, अब करें बर्दाश्त। थोड़ी देर बाद नुमान आया तो उसने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी फरहान कहाँ गया है? तो उसकी अम्मी गुस्से में बोली, मुझे नहीं पता। माफिया को नुमान की अम्मी अच्छा ना समझती थी क्योंकि वो उसकी पसंद की नहीं बल्कि उसके बेटे की पसंद थी, लेकिन माफिया फिर भी अपनी सास की बात मानती थी और अपनी सास का हर जुल्म बर्दाश्त करती थी। जबकि अरीबा अपनी सास की पसंद से इस घर में आई थी, लेकिन अरीबा ना तो घर का कोई काम करती थी और ना ही अपनी सास की इज्जत करती थी, बल्कि कई मर्तबा अरीबा ने अपनी सास की बेइज्जती की थी। अगले दिन नुमान ने एक पार्ट टाइम जॉब तलाश की थी जो कि ड्राइविंग की थी। नुमान जब रात को घर आया तो उसने अपनी बीवी माफिया को अपनी पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताया तो माफिया बहुत खुश हुई थी। उससे अगले दिन नुमान काम पर चला गया था और आज नुमान की पार्ट टाइम जॉब का भी पहला दिन था। माफिया की अचानक तबीयत खराब हो गई थी तो माफिया डॉक्टर के पास चली गई तो माफिया को पता चला कि एक मर्तबा फिर वो उम्मीद से थी। माफिया बहुत खुश थी। वो अपनी इस खुशी का इजहार सबसे पहले अपने शोहर नुमान से करना चाहती थी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। नुमान का ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट हो गया था और ऐन मौका पर नुमान की डेथ हो गई थी। जब नुमान की लाश घर आई तो माफिया बहुत रोई और माफिया अपनी खुशी को भूल गई थी। नुमान को दफना दिया गया था।
اگلے دن نعمان کی امی کی اچانک آنکھ لگ گئی تھی کہ مافیا اپنی بچی کو ساتھ لیے اپنی ساس کے پاس آئی اور بولی، امی، منی کی طبیعت بہت خراب ہے، بخار سے تپ رہی ہے، آپ اس کو دوائی لا دیں۔ تو اس کی ساس بولی، ارے دفع ہو ادھر سے، پہلے میرے بیٹے کو کھا گئی اور اب کیا مجھے مارنے کا ارادہ ہے؟ تو مافیا بولی، امی، منی بخار میں تپ رہی ہے، اس کو دوائی لا دیں۔ تو مافیا کی ساس بولی، ارے میری طرف سے یہ مر جائے، نکل ادھر سے، لے کر نکل جا اس سے ادھر سے۔ اتنے میں مافیا کا دیور فرحان اور دیورانی اریبہ آ گئی۔ مافیا اپنے دیور فرحان کو کہنے لگی، فرحان، یہ تمہاری بھتیجی ہے، لے جاؤ اسے ڈاکٹر کے پاس، تمہارا اس سے خون کا رشتہ ہے۔ فرحان جوں ہی آگے بڑھا اپنی بھتیجی کو اٹھانے تو اس کی بیوی اریبہ نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور اسے کھینچ کر اندر کمرے میں لے گئی، اور مافیا کی ساس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور گیٹ کو اندر سے لوک لگا دیا تھا۔ مافیا باہر روتی رہی اور کہتی رہی، میری بچی کل سے بیمار ہے، اسے دوائی لا دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ پھر کہنے لگی، امی، مجھے اندر آنے دیں، صبح ہوگی تو میں چلی جاؤں گی، اتنی رات کو میں اپنی بیٹی کو لے کر کدھر جاؤں؟ مافیا روتی رہی، چیختی چلاتی رہی، پر کسی نے گیٹ نہ کھولا۔ پھر مافیا پیدل چلتی ہوئی اپنی بیٹی کو گود میں لیے سنسان سڑک پر چلنے لگی تھی۔ راہ گر چلتے لوگ مافیا کو طرح طرح کی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ مافیا کا بھائی جمشید کا گھر 2 سے 3 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ مافیا پیدل چلتی ہوئی اپنے بھائی کے گھر پہنچی۔ بھائی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا پر کسی نے نہ کھولا۔ گھر میں کوئی ہوتا تو کھولتا، کیونکہ مافیا کا بھائی ایک کرایہ دار تھا، اس لیے وہ ایک رات پہلے ہی دوسرے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ مافیا کی بیٹی کا رونا بند ہو گیا تھا اور مافیا کی بیٹی کا جسم ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ مافیا اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال چلی گئی، پر ہسپتال جانے کے بعد مافیا کو پتہ لگا کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے۔ مافیا بہت روئی۔ مافیا نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی قبر پر مٹی ڈالی تھی۔ پھر مافیا نے کسی کے فون سے اپنے بھائی کو فون کیا تو اس کا بھائی اسے آ کر گھر لے کر چلا گیا۔ مافیا کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی بھابھی اسے ہسپتال لے گئی۔ وہاں جا کر مافیا کی بھابھی کو پتہ لگا کہ مافیا امید سے ہے، تو مافیا کی بھابھی گلشن نے اسے بتایا کہ مافیا، تم پھر سے ماں بننے والی ہو۔ تو مافیا بولی، جی بھابھی، میں جانتی ہوں، یہ بات مجھے اس رات پتہ چلی تھی جس دن نعمان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو مافیا کی بھابھی بولی، تو پھر تمہیں اب خوش رہنا چاہیے۔ تو مافیا بولی، نہیں بھابھی، میں یہ بچہ نہیں پیدا کروں گی۔ تو مافیا کی بھابھی بولی، وہ کیوں؟ تو مافیا بولی، بھابھی، لوگ سمجھیں گے کہ یہ نعمان کا نہیں، کسی اور کا بچہ ہے۔ تو اس کی بھابھی بولی، مافیا، تم کیسی باتیں سوچ رہی ہو؟ یہ تمہارے پاس نعمان کی نشانی ہے، اب تمہیں اس کی خاطر اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہوگا۔ پھر مافیا کے گھر ایک مرتبہ پھر بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ مافیا نے اس کا نام ثانیہ رکھا تھا۔ ثانیہ 7 سال کی ہو گئی تھی۔ 7 سال بعد مافیا کا دیور فرحان اور اس کی دیورانی اریبہ مافیا کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھابھی، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، میں آج تک اولاد سے محروم ہوں، اور امی کو تو فالج ہو گیا ہے، وہ نہ تو کچھ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، بس لاش بن کر چارپائی پر لیٹی ہیں۔ کل انہوں نے آپ کی تصویر کی طرف اشارہ کیا تھا، شاید وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ بھابھی، آپ امی سے آ کر ملیں گی نا؟ مافیا کو اپنی ساس کا سن کر بہت دکھ ہوا تھا، تو مافیا اپنے دیور کے ساتھ اپنی بیٹی ثانیہ کو لے کر اپنی ساس کے پاس گئی۔ اس کی ساس نے جب ثانیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور مافیا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی تھی۔ تو مافیا بولی، امی، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بڑی ہیں۔ مافیا کی ساس اٹھ کر اس کو گلے سے لگانا چاہتی تھی، اپنی پوتی کو پیار کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ سب ناممکن ہو گیا تھا، کیونکہ مافیا کی ساس کچھ کہتے ہوئے ایک دم سے چپ ہو گئی تھی۔ شاید وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ شاید مافیا کی ساس مافیا کا انتظار کر رہی تھی کہ مافیا مجھے معاف کر دے گی تو میں سکون سے اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔
माफिया के घर से जाने के बाद अरीबा ने अपनी सास को नौकरानी बना दिया था और सारे घर का काम अरीबा अपनी सास से करवाती थी। और ज़रा सा भी काम अगर उसकी सास से गलत हो जाता था तो वो अपनी सास को खूब जलील करती थी, जिसकी वजह से माफिया की सास को माफिया की याद आने लगी थी कि वो मेरे बेटे की पसंद होकर मेरे ताने सुनती थी और मैं उससे सारे घर का काम करवा कर भी जलील करती थी। लेकिन जिसे मैं अपनी पसंद से इस घर में लाई हूँ वो मुझसे घर के सारे काम करवाती है और मेरी खूब बेइज्जती भी करती है। शायद नुमान की अम्मी अपनी छोटी बहू अरीबा का ये जुल्म बर्दाश्त ना कर सकी थी और उसे फालज हो गया था। क्या माफिया के साथ जो हुआ और जो उसकी बेटी के साथ हुआ, क्या वो इसी की हकदार थी? और क्या जो माफिया की सास के साथ हुआ वो ठीक था? आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।